नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और आज जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं वो है नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म। नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म जो परीक्षा के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हिंदी में हम कई बार ज्ञान संरचनावाद भी कह देते हैं, जिसे निर्मितिवाद या निर्मितवाद भी कहा जाता है, और कई पाठ्य पुस्तकों में इसे रचनावाद भी कहा जाता है। कई किताबों में इसका नाम केवल कंस्ट्रक्टिविज्म दिया जाता है। तो इस बहुत ब्रीफ लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टिविज्म को समझेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे जिसमें हम पियाजे और वाइगॉत्स्की के मत को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अंतर्गत रोजर बाइबी के मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। गैगने और कोल्लो द्वारा जो एक पूरा तत्व बताए हैं उन्होंने, उन तत्वों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा पर चलते हैं कि नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म आखिर क्या है। साथियों, इस वीडियो में, इस टॉपिक में अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो कुछ भी रटने जैसा मामला नहीं है, क्योंकि नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही यही है कि आप चीजों को रटो मत, उनको समझो। जी हां, तो आपसे भी मेरी गुजारिश यही है कि एज अ टीचर भी आपको इसी मॉडल को प्रेफर करना चाहिए जब आप एजुकेशन की बात करें, जब आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, किसी भी पॉइंट को रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये क्या है, क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये एक शिक्षण से जुड़ी हुई फिलॉसफी है। शिक्षण, शिक्षण का मतलब टीचिंग। एक ऐसा मत जो इस बारे में बात कहे कि व्यक्ति सीखता कैसे है। हम दरअसल सीखते कैसे हैं? क्या हम रटकर सीखते हैं? क्या हम चीजों को समझकर सीखते हैं? क्या हमें कोई बता दे और हम उसे एज इट इज मान लें, इस तरह से सीखते हैं? क्या हम वर्बेटिम चीजों को सीखते हैं? तो ये एक ऐसा मत है जिसके अंतर्गत ये पता किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब सीखता है तो किस प्रकार से सीखता है, क्या टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सिखा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि एक अधिगमकर्ता द्वारा जब वो सीखता है तो बेसिकली उसके अंतर्गत चीजें होती क्या हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है साथियों, कंस्ट्रक्टिविज्म। बस ये एक चीज अगर आपको याद हो गई तो आपको समझ लीजिए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर एक शब्द है जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है क्या, निर्माण। और इसी निर्माण से, हम इसे कई बार निर्माण कह देते हैं, हम इसे कई बार रचना कह देते हैं, तो इसी निर्माण से निर्मितिवाद आया है और इसी रचना से रचनावाद आया है। कथन का अभिप्राय क्या है कि ये मत ये बात करता है कि ज्ञान जो है उसका ट्रांसफर नहीं होता। टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं और मैं बच्चों को कुछ समझा रहा हूं तो देखो मैं कितना पावरफुल व्यक्ति हूं। नहीं भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, उसको पहले से पता है चीजें। तो समझ की बात यह है कि ज्ञान का हस्तांतरण नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि एक विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान की रचना करता है, अपने ज्ञान की संरचना करता है। अगर एक टीचर को यह लग रहा हो, एक बेसिक चीज है, अक्सर इस चीज को ऐसे समझिए आप कि अगर एक टीचर को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ज्ञान है, मैं ये ज्ञान अपने सभी विद्यार्थियों को दे रहा हूं, फिर ऐसा क्यों होता है कि 50 बच्चों की क्लास में 10 बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, 5 बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, 5-7 को ठीक ठाक सा समझ में आता है, बाकियों की हवा उड़ी रहती है। क्यों भाई? जब टीचर को ऐसा लग रहा है कि सारा ज्ञान मेरे पास है और मैं ये ज्ञान बच्चों को बांट रहा हूं, इसका मतलब तो उन सब बच्चों को वो चीज आनी चाहिए थी। इसका मतलब टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो विद्यार्थी हैं। तो नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि एक अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान की रचना, अपने ज्ञान की संरचना
स्वयं करता है, स्वयं उसे कंस्ट्रक्ट करता है, और यही नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्लियर है? पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ। अब ये जो मत आया था, ये आपकी जो नोट्स हैं उसमें बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगी चीज, तो आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस मत में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है पियाजे साहब का, जो व्यक्तिगतता पर बल देते हैं। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब हम बात करेंगे तब इस पे बात करेंगे। और दूसरा नाम आता है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की, जैसा कि आप जानते हैं, समाज की भूमिका पर बल देते हैं। तो प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, एज इट इज पूछा गया है कि सामाजिक रचनावाद या रचनावाद का वो परिप्रेक्ष्य जो समाज की भूमिका को अहम मानता है ज्ञान की रचना में, उस मत के प्रवर्तक कौन है? तो उस मत के प्रवर्तक कौन है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर, ये जितने भी संज्ञानवादी लोग थे, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ब्रूनर, जॉन लेवी, जॉन ड्यूई, ये सभी लोग इसके अंतर्गत शामिल हैं। जॉन ड्यूई, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है इन सारे नामों को, ठीक है? कई बार इसे जॉन ड्यूई भी लिख दिया जाता है, जबकि ड्यूई नाम है उनका। तो नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म एक छोटा सा बिंदु है, आपको याद रखना है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज की संरचना करता है, नॉलेज का निर्माण करता है। पियाजे ने इस मत की सबसे पहले पैरवी की थी और उसी के आधार पर बहुत सारी अन्य इसकी शाखाएं आई। अब सबसे पहले हम नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत या महत्वपूर्ण इसके नियम या महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। इससे जुड़े हुए बिंदुओं की श्रेणी को मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूं। पहले मैं आपको कुछ यहां पर 6-7 बिंदु बता रहा हूं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। आइए, महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर जो पहला बिंदु हमने पढ़ना है वो है कि ज्ञान की संरचना होती है। ज्ञान की संरचना होती है, हस्तांतरण नहीं। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर। आपको क्या लग रहा है कि किसी ने कोई कहीं से ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, व्यक्ति में स्वयं में उसके ज्ञान की संरचना होती है। वो सारी चीजों को देखता है, समझता है, छोटे छोटे पैकेट्स में उन चीजों को ग्रहण करता है और फिर उन्हें एक साथ समग्र रूप से जोड़कर, क्योंकि यहां पर गेस्टाल्टवाद भी आ रहा है, एक साथ उन्हें समग्र रूप से जोड़कर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है? तो ज्ञान की संरचना होती है, यह पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। व्यक्ति सीखने के दौरान सीखना सीखते हैं। सीखने के दौरान सीखना सीखते हैं। बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। पीपल लर्न टू लर्न एज दे लर्न। लोग जिस तरह से लर्निंग कर रहे हैं उस तरह से वो लर्न करना भी सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास के एक अध्यापक विद्यार्थियों को 1857 क्रांति के बारे में समझा रहे हैं, उसकी प्रमुख तिथियों के बारे में समझा रहे हैं। कुछ भी मान लीजिए 1857 क्रांति की प्रमुख जो डेट्स हैं, तिथियां हैं, या उससे जुड़े हुए क्रांति के प्रमुख स्थान है उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जब एक टीचर विद्यार्थी को 1857 क्रांति पढ़ा रहा है, जब एक विद्यार्थी 1857 क्रांति की महत्वपूर्ण तिथियां सीख रहा है, तो वो ये भी तो सीख रहा है कि इतिहास पढ़ते कैसे हैं। वो इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु भी तो सीख रहा है, वो तिथियों के बारे में भी तो सीख रहा है। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी को उसके टीचर लेख लिखना सिखा रहे हैं कि कैसे आपको लेख लिखना चाहिए, या विद्यार्थी जब लेख लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है तो उस वक्त वो व्याकरण भी तो समझ रहा है,
वो व्याकरण के नियमों को का भी तो पालन कर रहा है। तो एक लर्निंग के अंतर्गत एक चीज नहीं होती, सीखने के दौरान व्यक्ति और बहुत सारी चीजें सीखता है। हमें लगता है वो केवल ज्योग्राफी सीख रहा है, लेकिन जब मैं ज्योग्राफी के बारे में या मैं अगर मान लीजिए इसको और बेटर वे में अगर समझाऊं कि मुझे कहा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक चैप्टर लिखो या एक पैराग्राफ लिखो या एक सुलेख लिखो या एक निबंध लिखो, तो मैं जब इतिहास के दृष्टांतों का प्रयोग करके रानी लक्ष्मीबाई के बारे में निबंध लिख रहा हूं, तो उस दौरान मैं हिंदी को कैसे लिखा जाए, या अंग्रेजी में लिख रहा हूं तो अंग्रेजी कैसे लिखी जाए, यह भी तो सीख रहा हूं। तो सीखने के दौरान व्यक्ति सीखना भी सीखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इस मत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं लेव वाइगोत्स्की, जो अधिगम को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लर्निंग इज ऑलवेज अ सोशल एक्टिविटी। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हम जब विद्यालय में बात करते हैं, कक्षा कक्ष की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिस अधिगम को हम कक्षा कक्ष में उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, वो एक सामाजिक प्रक्रिया ही तो है। टीचर्स, स्टूडेंट सब मिलजुल कर उसके अंतर्गत अपनी भूमिका निभाते हैं, और इस प्रकार से एक विद्यार्थी सारी चीजों को ग्रहण करता है। चौथा पॉइंट, सीखना एक प्रासंगिक प्रक्रिया है। इंग्लिश में अगर हम इसको लिखें तो कह सकते हैं लर्निंग इज कॉन्टेक्सचुअल। लर्निंग इज कॉन्टेक्सचुअल का मतलब क्या है? प्रासंगिक का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो चीज आप विद्यार्थी को सिखा रहे हैं, जो चीज आप उसको बता रहे हैं, यदि आप उसको उसके निजी ज्ञान, निजी अनुभव, निजी एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर नहीं पढ़ाएंगे तो वो ज्ञान एक बोझिल उसे प्रतीत होगा, उसे समझ में नहीं आएगा, और उसे लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या सीख रहा हूं। कथन का अभिप्राय यह है कि जैसे मान लीजिए हम पावलव को समझते हैं, जब पावलव के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल, कुत्ते वाला एग्जांपल पावलव ने किया था, लेकिन हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको ये एग्जांपल ऐसे समझाया था कि मान लीजिए हमारे मोबाइल फोन की एक रिंगटोन है, और हम उस रिंगटोन के बजते ही हमारा हाथ हमारे जेब की ओर चला जाता है। एक दिन हम किसी पब्लिक प्लेस में होते हैं, वहां पर अचानक वही रिंगटोन बजती है और हमें लगता है कि कहीं मेरा फोन तो नहीं बज रहा है, और हमारा हाथ ऑटोमेटिकली हमारी जेब में जा रहा है। तो ये एक प्रकार का अनुबंधन है। तो सीखना इसीलिए प्रासंगिक कहा गया है कि जब तक उसको आप किसी ऐसे प्रसंग से, किसी ऐसे अनुभव से, किसी ऐसे एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ोगे जो न सिर्फ व्यक्ति के काम का हो, बल्कि उसमें व्यक्ति का निजी ज्ञान, उसका निजी अनुभव भी शामिल हो, तब तक वो सीखना श्रेयस्कर नहीं हो सकता, फायदेमंद नहीं हो सकता। तो ये हमारा आज के इस लेक्चर का एक तरह से चौथा पॉइंट था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो व्यक्तिगत होता है। ज्ञान व्यक्तिगत होता है। नॉलेज इज पर्सनल। भैया आज अभी 5 मिनट पहले जब मैंने कहा है कि व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो हो सकता है मैं अपने ज्ञान का किसी और प्रक्रिया से निर्माण करूं, किसी और तरीके से निर्माण करूं, कोई और चीज सोचूं, आप कोई और चीज सोचें। तो ऐसे में टीचर के लिए भी यह कहा जाता है कि उसे अपनी बात, अपनी सोच को विद्यार्थी पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि विद्यार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, उसकी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और वही बात नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म की ये पॉइंट जो है, ये थ्योरी का जो ये पॉइंट है, ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्निंग एग्जिस्ट्स इन माइंड। ज्ञान जो है, अधिगम जो है, माफ कीजिएगा, लर्निंग की बात हो रही है ना, अधिगम
विद्यार्थी के मस्तिष्क में निहित है। लर्निंग एग्जिस्ट्स इन माइंड, दिमाग में है तभी तो संरचना कर रहा है। वो किसी ने ट्रांसफर नहीं की, किसी ने थोपी नहीं है, उसके अंदर खुद के अंदर वो बन रही है, निर्मित हो रही है, इसीलिए दिमाग में है और इसीलिए ये स्थायी होती है, इसीलिए इसमें अनुभवों की भूमिका होती है। मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक और सेक्शन जो मैं लिखवाऊंगा आपको, उसमें आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लर्निंग में, अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिप्रेरणा की। तो अधिगम में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिगम में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक आप विद्यार्थी को अभिप्रेरित नहीं करोगे तब तक वो स्वयं से प्रयास नहीं करेगा किसी चीज को जानने का। और यहां पर ये जो थ्योरी है ये हमेशा स्वयं से प्रयास करने पर, करके सीखने पर बल देती है। भारत के एजुकेशन में जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, जिसे आप में से कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा, एनसीएफ 2005 जो है वो इसी निर्मितवादी या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की ही बात करता है। निर्मितवादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उसी की बात करता है एजुकेशन में, टीचिंग में, लर्निंग में। कौन? एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे। अब आइए इस नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे बिंदुओं को समझते हैं जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जो आपको इसलिए भी ध्यान रखने हैं क्योंकि आपके परीक्षा में ऐसे बिंदु पूछे जाते हैं प्रश्न के रूप में, और वो आपको इसलिए भी ध्यान रखने हैं क्योंकि नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म इन्हीं बिंदुओं का सार है। आइए, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में या कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर जो आपको याद रखना है, कुल जमात 9-10 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। इन पॉइंट से आप अधिगम के जितने भी, खासतौर पर निर्वितवादी अधिगम प्रक्रिया या इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनते हैं या बने गए, पूछे गए हैं, उनको आप इन पॉइंट्स की मदद से, और इन पॉइंट्स को रट के नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, समझ के आप उन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो पहली चीज, पहला बिंदु, पहला एक्सपर्ट पॉइंट जो है, इसका प्रिंसिपल जो है वो ये है कि विद्यार्थी अर्थ का निर्माण करने वाला, विद्यार्थी अर्थ का निर्माण करने वाला और ज्ञान का सृजक या सृजन करता है। पहला पॉइंट कि विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसका सृजन करता, उसका जो, जिसको कह सकते हैं बनाने वाला, उसको कंस्ट्रक्ट करने वाला, उसका कंस्ट्रक्टर स्वयं विद्यार्थी है। यानी हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीज को समझता है, उसमें उसके पूर्व अनुभव बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब विद्यार्थी जब स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि विद्यार्थी सक्रिय और गतिशील अधिगमकर्ता के रूप में स्वयं अपने ज्ञान का, स्वयं अपने
ज्ञान का निर्माण करते हैं। निर्माण एक सक्रिय और गतिशील अधिगमकर्ता के रूप में विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो सवाल उठता है कि जब सब कुछ विद्यार्थी ही कर रहा है तो विद्यार्थी की भूमिका कैसी है? केंद्रीय भूमिका है। क्या इसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है? नहीं। तो यह पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि यह अप्रोच या यह विधि जो है यह एक शिक्षक केंद्रित नहीं अपितु विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। ये एक टीचर सेंटर्ड नहीं बल्कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। इस अप्रोच में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की नहीं है बल्कि एक विद्यार्थी की है, स्टूडेंट की है। टीचर को ये 1% भी नहीं सोचना चाहिए कि उसे सब कुछ आता है। वो सिर्फ एक सुविधादाता है, एक सरलीकरण करने वाला व्यक्ति है, एक मार्गदर्शक है। अमूमन क्या होता है, टीचर्स को ऐसा लगने लग जाता है कि यार हमें तो पता नहीं क्या आता है, हम बच्चों को सब कुछ पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको कुछ आता थोड़ी है। जैसे मैं अक्सर विद्यार्थियों से एक बात कहता हूं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, तो मैं कहता हूं नहीं मेरे दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। मुझे साइकोलॉजिस्ट कहकर ऐसा उन साइकोलॉजिस्ट का अपमान मत करो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। मैं इस विषय को आपसे बस थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं, इसलिए आपको सरल ढंग से वो समझा रहा हूं बस। साइकोलॉजिस्ट कौन है? वो बांडुरा साहब, पावलव साहब, थॉर्नडाइक साहब, ऐसे लोग हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम तो उनके पांव के तलवों में जो धूल लगी हुई है उसके बराबर भी नहीं है। हम बस इसको सरल ढंग से आप तक प्रस्तुति ही तो कर रहे हैं बस। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि शिक्षक की भूमिका इसमें कैसी है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान संरचनावादी उपागम में होती है एक मार्गदर्शक की, एक फैसिलिटेटर की, एक सुविधादाता की, सुविधा प्रदाता की, और सरल ढंग से ज्ञान को समझाने वाले की या फिर प्रस्तुत करने वाले की। तो यहां पर लिखिए, जब ये शिक्षक केंद्रित उपागम नहीं है तो शिक्षक एक मार्गदर्शक अथवा सुविधा दाता की भूमिका निभाता है, जिस पर ज्ञान के सरलीकरण का, आप बस सरलता से उस चीज को समझा रहे हो, का दायित्व है। दायित्व है नॉलेज फैसिलिटेटर। बस सरलता से आपने उसको फैसिलिटेट किया है नॉलेज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान संरचनावाद में अनुभवों के संगठन पर बल दिया जाता है। ज्ञान संरचनावाद में अनुभवों के संगठन पर बल दिया जाता है, जिसमें
छात्र किसी संप्रत्यय को या सूचना को विश्लेषित विस्तारित कर नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है। भाई छात्र जो है उसमें उसका अनुभव बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। छात्र का अनुभव उसमें भूमिका निभा रहा है। आपको छात्र के अनुभव को प्राथमिकता देनी है और उसके आधार पर जो सूचना उसे दी जाएगी वो उसका विश्लेषण करेगा। अब जैसे कई बार ज्योग्राफी पढ़ाते हैं कोई टीचर, तो वो ऐसा नहीं कहते कि दोस्तों तुमने जब भी देखा होगा कि जब बारिश आने वाली होती है तो पहले थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। अब जब टीचर ने ये बात कही तो विद्यार्थी के मन में कहीं अगर ऐसा कोई अनुभव रहा होगा, वो उस अनुभव का प्रयोग करेगा। उस अनुभव का प्रयोग करके जो सूचना उसे दी गई है उस सूचना का विश्लेषण करेगा, विस्तारित करेगा उसको कि हां सर बिल्कुल ऐसा होता है। फिर अगर टीचर ने ये कह दिया कि देखो ये ऐसा होता है क्योंकि कोई मान लीजिए कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, कहीं पर ज्यादा दबाव का क्षेत्र बन जाता है, मेडिटेरेनियन सी से हवा आ रही है या कुछ भी, मान लो वो टीचर अगर बच्चों को समझा रहे हैं, तो अब बच्चा उस नए ज्ञान को, उस सूचना को अपने पुराने ज्ञान यानी कि वो जो भी अनुभवों का संगठन उसमें है उसके साथ जोड़ेगा और इस हिसाब से एक सक्रिय प्रक्रिया के जरिए, हमने यहां लिखा भी है निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्रक्रिया, एक्टिव और गतिशील प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी उस सूचना को ग्रहण कर लेगा, उस ज्ञान को तैयार कर लेगा और फिर अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। इस हिसाब से आप इस पॉइंट को, इस बिंदु को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, अनुभवों से अर्जित ज्ञान। क्योंकि यहां पर अनुभव बड़े महत्वपूर्ण हैं, पूर्वानुभव बड़े महत्वपूर्ण हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है कि अनुभवों से अर्जित ज्ञान की, अनुभवों से अर्जित ज्ञान की प्रकृति स्थायी होती है, और इसी से सूझ व अंतर्दृष्टि का, एक ही बात है वैसे तो, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। तो व्यक्ति की सूझ और उसके अंदर जो अंतर्दृष्टि, उसके विकास में ये मॉडल बड़ी भूमिका निभाता है और कहता है कि व्यक्ति के अंतर्गत जिस प्रकार से अनुभवों को संचारित किया जाता है वो एक बड़ी भूमिका इसमें निभाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है यह है रटे रटाए अथवा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर, पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देता। यानी कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप किताब में जो पढ़ा हुआ है उसको एज इट इज रटवा दो बच्चों को, नहीं, उनके सामने चीजों को बहुत विस्तार से, विश्लेषण से, सरल ढंग से एक टीचर को प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि उन्हें यह कहा जाए कि आपको जो जो किताब में लिखा है वो एज इट इज पढ़ लो। आपने अगर एक 3 इडियट्स पिक्चर देखी हो, उसके अंदर पहला ही सीन है, वो बड़ा शुरुआती ही सीन है कि जो हमारे आमिर खान साहब हैं वो एक कॉलेज के अंदर जाते हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही होती है और वहां टीचर उन्हें समझाते हैं कि मशीन किसको कहते हैं।
अब अमीर साहब जो हैं वो थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं रचनावादी उपागम से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा साहब मशीन तो धरती पर जो कुछ भी हमारे काम को सरल कर रही है वो सब मशीन है, जैसे एक पंखा है, जैसे एक बटन है, मोबाइल फोन है, ये जितनी भी चीजें हैं, दरवाजा, लॉक, सब कुछ मशीन है। तो टीचर कहता है कि ये कोई परिभाषा थोड़ी हुई, तुम्हें अगर पास करनी है एग्जाम तो तुम्हें वही परिभाषा लिखनी होगी जो किताब में दी गई है। फिर जो चतुर रामलिंगम है वो एक अजीबोगरीब से अंग्रेजी में परिभाषा दोहराते हैं, तब टीचर बड़े खुश भी होते हैं कि वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, क्या परिभाषा दी है। वो टीचर क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वहां पर वो टीचर सिर्फ रटे रटाए ज्ञान को ही प्रमोट कर रहे थे, उसी रटे रटाए ज्ञान को प्रोत्साहित कर रहे थे, जबकि ये नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये रटे रटाए ज्ञान की बजाय कर कर सीखने पर बल देता है। हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ 2005 है, ये भी कर कर सीखने पर बल देता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यह है कर कर सीखने पर बल देता है, अर्थात अब इसमें कुछ भी हो सकता है, लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ एक्टिविटी करो, लर्निंग बाय डूइंग सम एक्टिविटी, उसी से आप समझो। अर्थात संवाद, एक तरह से संवाद भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। अंतः क्रिया द्वारा समस्या समाधान, अर्थात संवाद अंतः क्रिया द्वारा समस्या समाधान की बात यह मॉडल करता है। 9th पॉइंट पर आते हैं। इन कक्षाओं में मतलब अगर स्कूल के अंदर टीचर को नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद का प्रयोग करना है, इन कक्षाओं में सहयोग द्वारा, इंडिविजुअली नहीं, सहयोग, आपस में कॉपरेट कीजिए, सहयोग द्वारा, और टीचर को भी एक सहयोगी की ही भूमिका निभानी है, सुविधादाता की ही भूमिका निभानी है, अधिगम अर्जन पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, जिसमें सामाजिक मध्यस्थता व साझी जिम्मेदारी की भूमिका होती है। परीक्षा में नंबर लाने में या नंबर लाने में या रैंक निकालने में या पढ़ने में, ज्ञान के अर्जन में केवल विद्यार्थी की भूमिका नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट भूमिका, जितना महत्वपूर्ण रोल एक टीचर का है, उतना ही महत्वपूर्ण रोल एक विद्यार्थी का है। दोनों की साझी भूमिका है। मैं अक्सर इस बात को एक अपने लिखे हुए शेर के जरिए बताता हूं कि तेरे जुनू के साथ सफर में मेरा यकीन भी शामिल है, तेरा इम्तिहान तेरे जितना मेरा भी है दोस्त। एक टीचर को यह मानना चाहिए कि जिस एग्जाम की तैयारी वो उसका विद्यार्थी कर रहा है, वो एग्जाम केवल उसके स्टूडेंट का नहीं है बल्कि उसका टीचर का खुद का है। इसीलिए अधिगम अर्जन में, कक्षाओं में एक साझी जिम्मेदारी, एक साझा उत्तरदायित्व टीचर को और उसके स्टूडेंट को निभाना चाहिए। अब अंतिम पॉइंट यह है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो किताबी ज्ञान द्वारा किया जा सकता है क्या? यह बात तो कंठस्थ कर लीजिए, नहीं, किताबी ज्ञान के द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता। तो इस कार्य को कैसे किया जा सकता है? इस कार्य के लिए आप इसमें परिचर्चा, आपस में डिस्कशन हो, संवाद, विचार विमर्श, क्योंकि ब्रूनर भी अपनी भूमिका निभाते हैं, तो अन्वेषण, भ्रमण,
ग्रुप्स में बांट के ग्रुप एक्टिविटी जितनी भी होती है, सामूहिक गतिविधि, सामूहिक क्रियाएं आदि का उपयोग किया जा सकता है। बट मार्क माय वर्ड्स, कहीं भी पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो किताबी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कि आपने एज इट इज किताब में लिखा हुआ है, फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो एज इट इज आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दो। नहीं, आपको उसे सरलीकरण उसका करते हुए विद्यार्थियों के सामने चीज को प्रस्तुत करना होगा। तो ये नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए कुछ 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कुछ 5 बिंदु उसके एक तरह से प्रिंसिपल मान सकते हो आप, लेकिन ये 10 बिंदु वो हैं जो परीक्षा में आपके अगर कोई प्रश्न बनता है नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ, तो उसका सही उत्तर देने में आपका सहयोग करेंगे। अब आइए नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले एक फ्लोचार्ट के जरिए संरचनावाद को समझेंगे, संरचनावाद की महत्वपूर्ण लहरों को समझेंगे। संरचनावाद, ठीक है। संरचनावाद के अंदर पहली प्रमुख धारा आती है या लहर आती है, वो है व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचनावाद। व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचनावाद। और दूसरी प्रमुख धारा जो देखने को मिलती है वो है सामाजिक संरचनावाद। सामाजिक संरचनावाद। ये 2 धाराएं हैं जो हमें सबसे प्रमुखतः देखने को मिलती है। ठीक है। जब मैं व्यक्तिगत संरचनावाद की बात करता हूं साथियों, तो व्यक्तिगत संरचनावाद में जिस मनोवैज्ञानिक को हमें जानना चाहिए वो है पियाजे साहब। वो हैं पियाजे साहब, जिनको यहां पर जानना सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्तिगत संरचनावाद में। ये याद रखिएगा। और जब मैं सामाजिक संरचनावाद की बात करता हूं तो यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि सामाजिक संरचनावाद से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो वो हैं लेव वाइगोत्स्की साहब। व्यक्तिगत संरचनावाद के लिए जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो है पियाजे साहब। यहां पर संरचनावाद की पहली लहर देखने को मिलती है। संरचनावाद की पहली लहर, प्रथम लहर, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। और जो मनोवैज्ञानिक यहां पर सबसे ज्यादा प्रचलन में आते हैं, जिनका विचार सबसे ज्यादा प्रचलन में आता है, वो हैं जां पियाजे। जां पियाजे। पियाजे साहब क्या कहते हैं कि संरचनावाद में ज्ञान में व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्रोत और उसकी स्वयं की भूमिका प्रमुख है। तो किसको उन्होंने प्रमुखता दी? मनोवैज्ञानिक स्रोत व स्वयं के अनुभव। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पियाजे ने इसे समझाने के लिए जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी वो थी आत्मसातीकरण, सातीकरण, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, और वह समायोजन या समाविष्टीकरण, वह समाविष्टीकरण, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण, ये 2 उन्होंने अवधारणाएं प्रस्तुत करी।
इसी व्यक्तिगत संरचनावादी संज्ञानात्मक संरचनावाद से उग्र संरचनावाद को बल मिलता है साथियों। एक और नाम आपको याद रखना है, उग्र संरचनावाद, जिसको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो यहां से ही जो शाखा, जो धारा निकलती है वो है उग्र संरचनावाद, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में जिस मनोवैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है वो हैं अर्नस्ट ग्लासरफेल्ड। क्या नाम है? अर्नस्ट ग्लासरफेल्ड उनका नाम है। कई बार उनको वॉन ग्लासरफेल्ड, पूरा नाम तो वॉन अर्नस्ट ग्लासरफेल्ड है, तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं ग्लासरफेल्ड। ठीक है। उग्र संरचनावादी उपागम यह कहता है कि ज्ञान व्यक्ति का स्वयं है। ठीक है, ज्ञान व्यक्ति का स्वयं है। आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान, हमारा ज्ञान अलग अलग हो सकता है, हमारा नॉलेज अलग अलग हो सकता है। तो आप किसी बात को सही कह रहे हो या मैं किसी बात को गलत कहता हूं, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। किसी के भी ज्ञान को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। जब मैंने अपना ज्ञान खुद से निर्माण किया है तो मेरे लिए वो सही है, आपने अपना ज्ञान खुद से निर्मित किया है तो आपके लिए वह सही है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि ज्ञान व्यक्ति की स्वयं की रचना है, उसे सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। बस इतनी सी बात याद रखनी है अपने को। ठीक है साथियों। दूसरा जो मत था, जब दूसरी लहर देखने को मिली संरचनावाद की, तो दूसरा जो मत सबसे ज्यादा प्रचलन में आया वो मत था किसका? वाइगोत्स्की का। और वाइगोत्स्की के मत के समय हमें संरचनावाद की दूसरी लहर देखने को मिलती है, संरचनावाद की द्वितीय लहर, सेकेंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। इस लहर में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रचलन मिला, जिसके सिद्धांत को या मत को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, वो थे लेव वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? यह समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं ज्ञान के निर्माण में। समाज की अहम भूमिका। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सामाजिक संरचनावाद की शाखा के प्रवर्तक कौन है? वाइगोत्स्की। वो कौन है जो ज्ञान की संरचना में समाज की भूमिका निभाते हैं? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के लिए 3 लेटर याद रखिएगा, SCL, सोसाइटी, कल्चर और आपकी लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। ये 3 शब्द जहां भी कहीं दिखें तो समझ लेना वाइगोत्स्की साहब ही उत्तर हो सकते हैं। यहां पर जब सामाजिक संरचनावाद की हम दूसरी लहर की बात कर रहे हैं तो इससे भी 2 शाखाएं निकलती हैं। इससे भी 2 शाखाएं निकलती है। पहली निकलती है सांस्कृतिक शाखा। सांस्कृतिक संरचनावाद एक तरह से कह सकते हैं, जो संस्कृति की भूमिका की बात करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शाखा है। और यहां पर जिस मनोवैज्ञानिक का नाम आपको जानना चाहिए वो हैं हचिंसन। हचिंसन वो मनोवैज्ञानिक हैं जो सांस्कृतिक संरचनावाद को बल देते हैं। और एक आता है यहां पर आलोचनात्मक, एक आलोचनात्मक शाखा भी यहां पर निकलती है,
और आलोचनात्मक संरचनावाद के सिद्धांत में जिस मनोवैज्ञानिक का मत प्रमुख है वो हैं फ्लूरी। बस ये दो नाम आपको याद रखने हैं। आलोचनात्मक शाखा में फ्लूरी का नाम याद रखना है और आपको जो सांस्कृतिक शाखा है उसमें हचिंसन का नाम याद रखना है। फ्लूरी, बस ये इतने नाम याद रखने हैं। तो यहां पर पॉइंट एक बार मैं फिर समझा देता हूं। संरचनावाद, जहां से पहली लहर आती है व्यक्तिगत संज्ञानात्मक संरचनावाद की, जहां पियाजे का मत प्रमुख है, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्रोत और स्वयं के अनुभव को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसके लिए आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण का संप्रत्यय देते हैं। वहीं सामाजिक संरचनावाद में संरचनावाद की दूसरी लहर, जहां पर वाइगॉत्स्की का मत प्रमुख है, जो समाज की अहम भूमिका को निभाते हैं और समाज की अहम भूमिका को निभाने के कारण यह ZPD का जो प्रमुख उनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो उनका कथन है, समीपस्थ विकास क्षेत्र की जो अवधारणा है, उसकी बात करते हैं लेव वाइगॉत्स्की। संज्ञानात्मक संरचना आगे उग्र संरचना को बल देती है, जिसके अंदर वॉन अर्न्स्ट ग्लासरफेल्ड की भूमिका है। ग्लासरफेल्ड यहां लिख दिया था मैंने, ग्लासरफेल्ड, ठीक है, जो ज्ञान को व्यक्ति के स्वयं की संरचना मानते हैं और कहते हैं उसे सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। वहीं सामाजिक संरचनावाद फिर सांस्कृतिक संरचनावाद और आलोचनात्मक संरचनावाद में टूट जाता है या उसकी तरफ परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने संरचनावाद की बात कही। वाइगॉत्स्की के आगे ZPD आप लिख लेना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ये पूरी टेबल आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये पॉइंट समझने के बाद हमें दो चीजें पढ़नी है। एक गॉग्नो व कोल्ले का वो मॉडल जिसके अंतर्गत वो कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं पाठ्यक्रम के लिए, और एक हमें रोजर बाइबी का मॉडल पढ़ना है जो 5E मॉडल नाम से काफी ज्यादा प्रचलित है। तो आइए आगे के सेक्शन में हम उन दोनों को समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब गैग्नो व कोल्ले की बात कर लेते हैं कि गैग्नो व कोल्ले किन तत्वों को प्राथमिकता देने की बात करते हैं संरचनावादी उपागम के अंतर्गत। तो सबसे पहले वो कहते हैं स्थिति फ्रेम, स्थिति फ्रेम, जिसके अंतर्गत जो अधिगम प्रकरण हैं उनके लक्ष्य, कार्य और प्रकार निर्धारित हों। तो अधिगम प्रकरण, अधिगम प्रकरण का मतलब होता है लर्निंग एपिसोड। अधिगम प्रकरण के लक्ष्य, कार्य व प्रकार निर्धारित किए जाए। तो पहली प्राथमिकता यह है कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो उनका लक्ष्य क्या है, उनका कार्य क्या है, ये सारी चीजें आपको पता हों। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्थिति फ्रेम के बाद जो आता है वो आता है वर्ग विभाजन का। वर्ग विभाजन का, वर्ग विभाजन का मतलब है वो सामाजिक संरचना या वो तमाम संक्रियाएं, प्रक्रियाएं जिनके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार से इस अधिगम की प्रक्रिया में एक बच्चा इन्वॉल्व होगा, एक बच्चे का किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है, कैसे उसे शामिल किया जाएगा, यह सब वर्ग विभाजन के जरिए, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंक्लूजन के जरिए तय किया जाता है। तो सामाजिक संरचना, संरचना व संक्रिया, प्रक्रिया जिसके द्वारा
छात्र के सम्मिलित होने को सुनिश्चित किया जाए। किस प्रकार से छात्र इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होगा, यह सुनिश्चित किया जाए, यह वर्ग विभाजन तय करता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो है संयोजक। संयोजक रचनावादी उपागम का हृदय है। यह पाठ्यचर्या का हृदय है, जो नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने का माध्यम है। नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने का यह माध्यम है। इसके बाद आते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या काम करते हैं? प्रश्न एक विद्यार्थी को उत्साहित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं और उस प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न करते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, सिखाते सिखाते लिखाते लिखाते टीचर ने कहा कि चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो, और सब बच्चे हाँ 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 रुको रुको सर कुछ पूछ रहे हैं। अब ये जो फीलिंग है, ये बच्चों को अभिप्रेरित करेगी, सीखने के लिए तैयार करेगी। तो चौथा बिंदु जो वो देते हैं वो ये है, प्रश्न। प्रश्न क्या होंगे? विद्यार्थियों को उत्साहित, प्रेरित, संगठित करने का माध्यम। ठीक है, वो माध्यम जिसके जरिए विद्यार्थी उत्साहित होंगे, संगठित होंगे, प्रेरित होंगे। क्या होंगे? प्रश्न। प्रश्नों के जरिए वो अपने ज्ञान को साझा भी करते हैं टीचर के साथ, क्योंकि इसमें साझी भूमिका है। भाई आपने इसमें क्या समझा? तो बच्चों ने कहा सर इसमें हमने ये समझा। तो यहां पर उन बच्चों ने जो सीखा उस जानकारी को उन्होंने साझा भी तो कर दिया। तो इस प्रकार से प्रश्नों की बात यहां पर हमने की है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, जो इसका सेकंड लास्ट पॉइंट है, प्रदर्शन। सीखे हुए ज्ञान के अनुसार प्रतिक्रिया का सार्वजनिक प्रदर्शन। भाई ज्ञान में किस परिस्थिति में व्यक्ति कैसे करेगा, या किस परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, तो सीखे हुए ज्ञान के अनुसार जो सामाजिक परिस्थितियों में प्रतिक्रिया उसे करनी है, उसे सार्वजनिक रूप से करने की अनुमति भी प्रदान करनी होगी कि हाँ भाई अब एक बार बताओ कैसे इस काम को करोगे। तो यहां पर ज्ञान का प्रदर्शन एक इंपॉर्टेंट भूमिका है। और प्रदर्शन के बाद आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रियाएं कि भाई अच्छा किया, बुरा किया। तो प्रतिक्रियाएं क्या करती हैं? छात्रों एवं शिक्षकों को विश्लेषणात्मक रूप
रूप से सोचने के अवसर प्रदान करती है, अवसर प्रदान करती है। इसको सिंपली समझो कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और उसकी प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है तो आपको यह पता चलेगा कि मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूं, और अगर उसकी प्रतिक्रिया गलत आ रही, प्रतिक्रिया का मतलब सामने वाला कहे नहीं 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 ये चीज सही नहीं है जो आप कह रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि नहीं मेरा तरीका गलत है। ये एक तरह का एग्जामिनेशन, एक तरह का मूल्यांकन है, और इसी को और एलिबरेट करके रोजर बाइबी का मॉडल जो है वो हमारे सामने ये इस बात को रखता है। तो आइए अब रोजर बाइबी का रोजर बाइबी 5E मॉडल समझते हैं। रचनावादी पाठ्यचर्या को समझने के लिए, संरचनावादी उपागम को समझने के लिए रोजर बाइबी एक 5E मॉडल देते हैं, जिसके अंदर पहला शब्द है इंगेज, दूसरा है एक्सप्लोर, तीसरा है एक्सप्लेन, चौथा है इलेबोरेट, और पांचवा है इवैल्यूएट। तो ये रोजर बाइबी का दिया हुआ 5E मॉडल है, जिसके अंतर्गत 5E के जरिए उन्होंने अपनी बात समझाई, जो है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवैल्यूएट, यानी कि मूल्यांकन। अब आइए इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये पांचों मॉडल क्या कहते हैं। इंगेज का मतलब है साथियों संलग्नता। जब हम इस उपागम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना है, लेकिन नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान से कैसे जुड़ेगा? जो नई चीज मैं सिखा रहा हूं वो पुराने ज्ञान से क्या जोड़ पा भी रहा हूं या नहीं, यह भी तो तय करना मेरी जिम्मेदारी है। तो पहला खंड इसके अंतर्गत इंगेज का आता है, संलग्नता का आता है, जिसके अंतर्गत अतीत के अनुभवों का वर्तमान से तालमेल बैठाना, यह है हमारी संलग्नता। दूसरा है अन्वेषण या खोज, एक्सप्लोर। इसके अंतर्गत विद्यार्थी कुछ खोज करते हैं, समझ रहे हैं आप? विद्यार्थी, भाई टीचर ने कह दिया कि चलो एक काम करो, मैं आज आपको सॉइल पढ़ा रहा हूं, मिट्टी की प्रकृति के बारे में बता रहा हूं, तो अपने अपने घरों में जाइए, खेत में जाइए और चेक कीजिए वहां की मिट्टी कैसी है। तो वहां पर विद्यार्थी कुछ खोज करते हैं, और इसमें जो शिक्षक है वो कुछ प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछकर यह सुनिश्चित करता है शिक्षक कि इस प्रकृति का या इस प्रवृत्ति का क्या विद्यार्थी के अंदर निर्माण हो रहा है, क्या विद्यार्थी वाकई में खोज की प्रवृत्ति को अपने अंदर विकसित कर पा रहा है। अब आते हैं एक्सप्लेन पर। एक्सप्लेन का मतलब क्या है साथियों? एक्सप्लेन का मतलब है व्याख्या। जो संप्रत्यय विद्यार्थी सीख रहा है या जिस संप्रत्यय को विद्यार्थी सीखना चाहता है, उसकी व्याख्या की जाती है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। मान लो वो जो चीज सीख रहा है वो कुछ चीज खोज कर लेकर आ गया, अब उससे टीचर ने प्रश्न पूछा, उसने कहा सर मैं इसका उत्तर तो जान गया लेकिन मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो एक बेहतरीन ढंग से उन सभी संप्रत्तियों की व्याख्या उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करे जिसे वो सीख रहा है, जिसे वह सीख रहा है या जिसे वह सीखना चाहता है।
सीख रहा है या सीखना चाहता है। जो वो सीख रहा है या जो वो सीखना चाहता है वो एक्सप्लेन उसके द्वारा, उसके टीचर के द्वारा किया जाए। फिर आते हैं हम चौथे खंड पर, जो है विस्तार, इलेबोरेट। विस्तार से मतलब क्या है? विस्तार से अभिप्राय यह है प्यारे विद्यार्थियों, इलेबोरेट या विस्तार का मतलब यह है कि विद्यार्थी जो चीज सीख रहा है उस सीखे हुए संप्रत्यय पर वो बार बार अभ्यास करे, नवीन सूचनाओं को पुरानी सूचनाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को बरकरार रखे और उस पूरे ज्ञान का जो पूरा समग्र रूप से उसने हासिल किया है उसको अच्छे से विश्लेषण करके उसका सामने प्रस्तुति करे, उसकी यानी कि प्रदर्शन करे। मान लो वही जो चीज वो सीख रहा है उस सीखे हुए का वो अभ्यास के जरिए विस्तार करे। ठीक है, अभ्यास के द्वारा विस्तार, विश्लेषण एवं प्रस्तुति। विस्तार, विश्लेषण एवं प्रस्तुति। और प्रस्तुति की ही प्रक्रिया में आता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, जहां पर एक तरह से यह तय किया जाता है कि जो प्रस्तुति उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है वो सही है या नहीं। तो मूल्यांकन क्या कहेगा कि विद्यार्थी, शिक्षक, साथी समूह आदि के द्वारा कार्य को जांचना। इसमें पुरस्कार, प्रेरणा, पुनर्बलन, फीडबैक आदि की भूमिका होती है। तो इसमें पुरस्कार, फीडबैक आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। रोजर बाइबी का यह मॉडल बहुत डिटेल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहां पर हम एक बार रोजर बाइबी के इस मॉडल को वापस समझ लेते हैं, जिसकी बात रोजर बाइबी करते हैं। सबसे पहले संलग्नता, यानी कि आप किस प्रकार से इंगेज्ड हो इस पूरी प्रक्रिया में, ये संलग्नता के अंतर्गत हमें पता चलता है। तो संलग्नता यानी किस प्रकार से व्यक्ति अतीत के अनुभवों को वर्तमान के साथ तालमेल उसका बिठा पाएगा। उसके बाद खोज या फिर अन्वेषण, जहां पर वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है विद्यार्थी, जिसको सुनिश्चित करता है टीचर उससे प्रश्न पूछकर कि वो वाकई सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। विद्यार्थी जो भी क्रिया करे उसकी व्याख्या उसका टीचर बहुत ढंग से उसको प्रस्तुत करे, ये बड़ी जिम्मेदारी है। और उस विद्यार्थी से फिर ये अपेक्षित किया जाता है कि अभ्यास के जरिए वो इस पूरे ज्ञान का एक तरह से विस्तार करे, एलेबोरेट करे और उसकी प्रस्तुति दे, अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को उसका एक तरह से प्रेजेंटेशन दे। और उसी प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया में उसके साथी, उसके दोस्त सभी उसका मूल्यांकन करे या उसके कार्य को जांचने की कोशिश करे। तो यहां पर एक बहुत बेसिक से हमने नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म को जानने की कोशिश करी। ज्ञान संरचनावाद, निर्मितवाद, रचनावाद जिसको कहते हैं, ये क्या है एक बार पुनः जान लेते हैं। सीखता कैसे है व्यक्ति, इस बात की व्याख्या इसके अंतर्गत होती है। किस प्रकार से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसकी रचना की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में पहला पॉइंट है कि ज्ञान की संरचना होती है। विद्यार्थी सीखने के दौरान सीखना सीखते हैं। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, सीखना एक प्रासंगिक प्रक्रिया यानी कि इट्स अ कॉन्टेक्सचुअल प्रोसेस। सीखना व्यक्तिगत होता है, अधिगम विद्यार्थी के मस्तिष्क में निहित है। अधिगम में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सारी बात हमने इसके अंतर्गत देखने की कोशिश की। विद्यार्थी अर्थ का निर्माण करने वाला और ज्ञान का सृजन करता है। सक्रिय और गतिशील अधिगमकर्ता के रूप में स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। एक शिक्षक केंद्रित नहीं अपितु विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। शिक्षक एक मार्गदर्शक, सुविधादाता की भूमिका निभाता है जो ज्ञान के सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।
ज्ञान संरचना में अनुभवों के संगठन पर बल दिया जाता है, जिसमें छात्र विश्लेषण करके, विस्तारित करके अपने ज्ञान को समझता है, सीखता है, पुराने अनुभव को नए अनुभव से जोड़ता है। और अनुभवों से अर्जित हुए ज्ञान की प्रकृति हमेशा स्थायी होगी। रटे रटाए पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर यह बल नहीं देगा, यह करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ में भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और संवाद, अंतःक्रिया आदि के जरिए परस्पर आप डायलॉग आदि का प्रयोग करके आप किस प्रकार से उस चीज को निर्माण करते हैं। इन कक्षाओं में सहयोग द्वारा अधिगम अर्जन पर बल दिया जाएगा, जिसमें सामाजिक मध्यस्थता व साझी जिम्मेदारी की भूमिका होती है। परिचर्चा, संवाद, विचार विमर्श, अन्वेषण, भ्रमण, सामूहिक क्रियाएं आदि इसमें शामिल हैं। फिर हमने इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करी। एक व्यक्तिगत संरचनावाद है जहां पियाजे का मत प्रमुख है, सामाजिक जहां पर वाइगोत्स्की, जेडपीडी, उग्र संरचनावाद जो कहता है कि कोई सही नहीं है, गलत नहीं है, और सामाजिक से निकलती हैं दो धाराएं, सांस्कृतिक और आलोचनात्मक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं गैग्नो और कोल्ले के मॉडल को, जिसमें वो स्थिति फ्रेम, वर्ग विभाजन, संयोजन, प्रश्न और प्रदर्शन और प्रतिक्रिया पर बल देते हैं। वहीं रोजरबाई भी अपने मॉडल में इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट की बात करते हैं, संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये निर्मितिवाद, उपागम के बारे में हमने जाना, संरचनावाद के बारे में जाना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।